जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा राम राम। स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टॉपर क्लासेस। साथियों, आज अपनी क्लास है 19 नंबर की क्लास है। इसके पहले 18 क्लासेस शायद खत्म हो चुकी है साथियों, और ये 19वीं नंबर की क्लास है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। आदिकाल में जो आज अपना चलेगा साथियों, वह लौकिक साहित्य, यानी कि इसने अपना अपभ्रंश साहित्य समाप्त हो गया, रासो साहित्य समाप्त हो गया, जैन साहित्य समाप्त हो गया, नाथ साहित्य समाप्त हो गया, सिद्ध साहित्य समाप्त हो गया। और आज से अपना जो नया टॉपिक है वो है लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचना आती है उनके बारे में यहाँ पर अपन आज पढ़ेंगे साथियों। साथियों ध्यान रखिए, एक बढ़िया सा शेर है जो आपको भी पता होगा, किसी को चाहो तो इतनी शिद्दत से चाहो कि ऊपर वाला भी उससे मिलाने के लिए मजबूर हो जाए। उसी प्रकार क्या कहा मैंने, किसी को चाहो तो इतनी शिद्दत से चाहो कि ऊपर वाला भी उससे मिलाने के लिए मजबूर हो जाए और स्वयं लेकर आओ कि ले ये मैं तुझे सौंपता हूँ। उसी प्रकार यदि आप साथियों नौकरी की आशा रखते हो, जॉब की आशा रखते हो, तो इतनी शिद्दत से पढ़ाई करिएगा साथियों कि ऊपर वाला भी आकर कहे कि ले तू जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, ये नौकरी में तुझे उपलब्ध कराता हूँ। साथियों नौकरी प्राप्त करने का एक ही फंडा है, एक ही मार्ग है साथियों, कर्म। जो जितना ज़्यादा कर्म करेगा उससे वह अब उसमें उतनी ही जल्दी समर्पित होगा। ऊपर वाला ये नहीं देखता है कि कौन इसमें दुष्ट है, कौन इसमें सज्जन है, कौन राक्षस है और कौन देवता है, कौन बढ़िया है कौन नहीं है, ये नहीं देखता है साथियों। ऊपर वाला सिर्फ अपने कर्म देखता है और जो कर्म करता है वो निश्चित रूप से सफल होता है साथियों। तो ध्यान रखें, कर्म इतना करो, इतना कर्म करो, इतना कर्म करो साथियों कि ऊपर वाला स्वयं मजबूर हो जाए कि ले तेरी नौकरी मैं तुझे प्रदान करता हूँ। तो शुरू इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं साथियों। आज की क्लास हम करेंगे लौकिक साहित्य से शुरू। ध्यान से देखिएगा साथियों, लोक साहित्य या लौकिक साहित्य बात एक ही है। काव्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से आदिकाल विविधताओं का काल था। इस युग में साहित्य सरिता अनेकों उन्मुखी होकर प्रभावित हुई। किस युग में? आदिकाल में। आदिकाल में जो साहित्य सरिता यानी कि रूपक अलंकार है, साहित्य की नदी जो उन्मुख हुई, मतलब अनेक तरह से उन्मुख हुई, अनेक काव्य धाराओं में ये सामने आती है। एक बार काव्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से अधिकांश विविधताओं आदिकाल विविधताओं का काल था। इस युग में साहित्यिक सरिता अनेकों उन्मुखी होकर प्रभावित हुई। आचार्य शुक्ल ने भले ही वीर गाथाओं की प्रधानता मानकर इस युग का नामकरण वीर गाथा काल कर दिया हो, किंतु वस्तुतः इस युग में धार्मिक, लौकिक, लोक और गद्य साहित्य की रचना भी प्रचुर या प्रभुत्व मात्रा में हुई है या प्रचुर मात्रा में लिखी गई है। यानी वीर गाथाओं की प्रधानता के साथ साथ इसमें साथियों धार्मिक साहित्य भी लिखा गया, लोक साहित्य भी लिखा गया और गद्य साहित्य भी लिखा गया, और इनके बिना ये आदिकाल अधूरा रहता है साथियों। तो ध्यान रखना, आदिकाल का साहित्य वह साहित्य जिसमें साहित्य की अनेक सरिता अनेक उन्मुख सरिता है वह क्या हुई, प्रभावित हुई साथियों। आगे बात करते हैं। लोक साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से जो लौकिक विषयों यथा श्रृंगार, प्रेम, नीति आदि पर आधारित हो। लोक साहित्य, ध्यान रखना, लोक साहित्य से तात्पर्य प्रिय विद्यार्थियों उस साहित्य से हैं जो यथा जैसे श्रृंगार, प्रेम और नीति आदि पर आधारित हो, उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। और ये साधारण जो लौकिक भाषा में लिखा गया है साथियों, वह लौकिक साहित्य जो साधारण जिनकी जो नायिका है वो साधारण भी हो सकती है साथियों, और इसमें कोई विशेष भी हो सकता है। आगे लौकिक साहित्य प्रकरण के अंतर्गत डॉक्टर नगेन ने 5 कृतियों का विवेचन किया है। यानी कि आदिकाल का जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, इसमें
डॉक्टर नगेंद्र जो लौकिक साहित्य या लोक साहित्य है उसमें 5 कृतियों को स्थान दिया है और इन 5 कृतियों को स्थान देकर इनमें लौकिक साहित्य को स्थान दिया है आदिकाल में। वे 5 कृतियाँ कौन कौन सी, एक बार उनको देख लेते हैं। यानी लौकिक साहित्य के अंतर्गत ये 5 कृतियाँ आती है। एक ढोला मारूरा दुआ, बसंत विलास, जे चंद्र प्रकाश, जे मयंक जस चंद्रिका और खुसरो की पहेलियाँ। इन 5 को ही साथियों किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने लोक साहित्य या लौकिक साहित्य के अंतर्गत स्थान दिया है, बाकी को नहीं दिया है। ध्यान रखना, डॉक्टर नगेंद्र ने लौकिक साहित्य के अंतर्गत कितनी कृतियों को स्थान दिया है या जिन कृतियों को स्थान दिया है उनमें से निम्न में से नहीं है, प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, एक ढोला मारूरा दुआ, बसंत विलास, जे चंद्र प्रकाश, जे मयंक जस चंद्रिका और खुसरो की पहेलियाँ, इन 5 कृतियों को स्थान दिया है। विद्यापति जी ने आचार्य शुक्ल अमीर खुसरो के साथ आदिकाल की फुटकर रचना प्रकरण में स्थान देते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल का कवि ने मानकर भक्ति काल के कृष्ण काव्य में स्थान दिया है। कहने का एक विद्यापति जिन्हें आचार्य शुक्ल अमीर खुसरो के साथ आदिकाल की फुटकर रचना प्रकरण में स्थान देते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हजार पर हैं। दिव्य एक विद्यापति को अमीर खुसरो के साथ साथ इनका वर्णन करते हैं आदिकाल में। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र विद्यापति को आदिकाल कवि ने मानकर भक्ति काल के कृष्ण काव्य में स्थान देते हैं। इसलिए साथियों डॉक्टर नगेंद्र ने विद्यापति को आदिकाल में स्थान नहीं दिया। विद्यापति को कहाँ, भक्ति काल में भी, और भक्ति काल की कौन सी काव्य धारा में, कृष्ण काव्य धारा में इनको स्थान दिया है। प्रिय साथियों आगे बात करते हैं। जे चंद्र प्रकाश और जे मयंक जस चंद्र का वर्णन शुक्ल जी देश भाषा काव्य प्रकरण के अंतर्गत करते हैं। यानी कि जे चंद्र प्रकाश और जे मयंक जस चंद्रिका, इनको लोक भाषा काव्य में आचार्य शुक्ल ने स्थान नहीं दिया। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि इनको 2 रचनाओं को, जे चंद्र प्रकाश और जे मयंक जस चंद्रिका को जो अपन लौकिक साहित्य पढ़ रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको लौकिक साहित्य में स्थान नहीं दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका कहाँ पर स्थान दिया, इनको देश भाषा काव्य प्रकरण के अंतर्गत स्थान दिया है। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं अपन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, इनको लौकिक साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र ने इनको स्थान दिया है। इसमें से पहली कृति जो अपनी आती है साथियों वह आती है ढोला मारूरा दुआ। ये जो कृतियाँ जो पढ़ रहे ढोला मारूरा दुआ, ये राजस्थान जीके के लिए भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम वहाँ भी पढ़ते हैं इसको। इसके मूल रचयिता है कुशल लाभ कल्लोल और लिपिबद्ध करता है कुशल लाभ। 11वीं सदी में रचित लोक काव्य है। नरवर देश के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारवणी की कथा वर्णित है। इसमें मारवणी की कथा वर्णित है और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी माना है। यानी श्रृंगार रस की रचना है। क्या है? ढोला मारूरा दुआ, कवि कल्लोल और कुशल लाभ। ढोला मारूरा दुआ के कु, ढोला मारूरा दुआ के कु, कैसे कवि कल्लोल और कु से कुशल लाभ। ढोला मारूरा दुआ के याद रखना, कु के कु क्या याद रखेंगे? ढोला मारूरा दुआ की कैसे याद रखें? के और कु, के कु 11वीं शताब्दी ऐसे भी याद कर सकते हैं। विकी और सन पूछेगा नहीं, लेकिन चाहे तो आप रह सकते हैं। ढोला मारूरा दुआ के की केकू 11वीं शताब्दी। कैसे तो अपने बनेगा यहाँ पर कवि कल्लोल, जिसे कवि कल्लोल भी बोलते हैं, और लिपिबद्ध इसका लिपिबद्ध करता है वो बनेगा कु से बनेगा कुशल लाभ। ये 11वीं शताब्दी में रचित लोक काव्य है। इसमें नरवर एमपी के राजकुमार ढोला और पुंगल बीकानेर की राजकुमारी मारवड़ी की कथा वर्णित है, प्रेम कथा वर्णित है। इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने इसे आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी माना है। साथियों ये अभी पढ़ा अपन ने ढोला मारूरा दोहा। इसके बाद हम बात करते हैं तो अगली अपनी जो 2 रचना आती है, एक रचना का नाम है जे चंद्र प्रकाश है और दूसरी रचना का नाम है जे मयंक जस चंद्रिका।
ध्यान रखना, एक रचना जयचंद्र प्रकाश और एक रचना का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका। पहली रचना भट्ट केदार द्वारा लिखी गई है, दूसरी रचना लिखी गई है वो मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई है। अब कैसे याद करेंगे? जय चंद्र प्रकाश तो भट्ट केदार आपको याद रखना ही है, जय चंद्र प्रकाश तो भट्ट केदार याद रखना है। अब यहाँ देखिए ये आपको याद हो जाएगी, कभी भी नहीं भूलेंगे साथियों। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। जय मयंक जस चंद्रिका, मयंक से मधुकर कवि याद रखना, जय मयंक से मधुकर कवि, जय मयंक से मधुकर कवि रखना, जय मयंक से मधुकर कवि, इसको कभी नहीं भूलेंगे आप। आपको याद रखना जय मयंक जस चंद्रिका में, तो मयंक से मधुकर याद रखना, आप कभी नहीं भूलेंगे। मयंक से क्या याद रखेंगे? मधुकर याद रखेंगे, आपको कंठस्थ शब्द नहीं याद रहेगा। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका, में से मधुकर, में से मयंक, जय मयंक मधुकर, 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 जय मयंक मधुकर। इस प्रकार आप इसे याद करें, आपको याद हो जाएगी। दोनों अप्राप्य है, यानी इसको यह भी प्राप्य नहीं है और यह भी प्राप्य नहीं है। फिर भी इसका वर्णन कैसे किया, इसको देखते कि ये कहाँ पर मिलती है, इसलिए इसका वर्णन किया। दोनों में कन्नौज नरेश जयचंद का वर्णन है, कन्नौज नरेश जयचंद का वर्णन है। ये जयचंद वही जिनकी पुत्री सयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था साथियों, ये वही जयचंद है। तो इसमें जयचंद का शौर्यवाणी तो दोनों में ही, और दोनों ही कृतियों का उल्लेख दयाल दास कृत राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। ध्यान रखना, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? दयाल दास कृत राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। ये अभी तक अप्राप्य है, दोनों रचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन दोनों का जो नामोल्लेख मिलता है, दोनों का जो उल्लेख मिलता है वह राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। राठौड़ारी ख्यात के जो लेखक है वो है दयाल दास। तो ध्यान रखना, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका दोनों ही किस पर? दोनों अप्राप्य, दोनों में जयचंद का वर्णन है, और दोनों ही दयाल दास कृत राठौड़ारी ख्यात में दोनों का वर्णन है। राठौड़ारी ख्यात में दोनों का वर्णन है। इस बात याद रखना, दोनों अप्राप्य, दोनों में जयचंद का वर्णन है, दोनों का ही जो उल्लेख मिलता है वो राठौड़ारी ख्यात मिलता है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक मधुकर कवि, जय मयंक मधुकर कवि, जय मयंक मधुकर कवि, दोनों अप्राप्य और दोनों में जयचंद का वर्णन है। दोनों का ही उल्लेख दयालदास कृत राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। आगे बात करते हैं। जयचंद्र प्रकाश की रचना भट्ट केदार ने की, और जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि माने जाते हैं। जयचंद्र प्रकाश की रचना भट्ट केदार ने की, और मयंक जस चंद्रिका की रचयिता मधुकर कवि माने जाते हैं। अगली जो रचना आती है साथियों बसंत विलास। रचयिता इसका अज्ञात है। 84 दोहों में स्त्रियों पर बसंत का प्रभाव वर्णित किया गया है। किसमें? बसंत विलास में। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बसंत विलास के रचयिता अज्ञात है, इनका भी कोई पता नहीं कि ये किसने लिखी है। इसमें क्या वर्णित? इसमें मात्र 84 दोह है। इन 84 दोह में स्त्रियों पर बसंत का प्रभाव वर्णित है। तो बसंत विलास में क्या है? बसंत का प्रभाव वर्णित है। किन पर? स्त्रियों पर। स्त्रियों की संख्या कितनी है? 84। रचयिता कौन है? अज्ञात। आगे प्रथम प्रकाशन 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला के अंतर्गत हुआ था बसंत विलास का। यानी कि बसंत विलास का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम बसंत विलास का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला के अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ पर? हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला के अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ था 1952 में। हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला के अंतर्गत 1952 में इसका प्रकाशन हुआ था। और प्रथम संपादक की बात करते हैं साथियों तो केशव लाल हर्षदराय दूर। केशव लाल हर्षदराय दूर्व साथियों इसके प्रथम संपादक हैं। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य में आदिकाल में बेजोड़ है। इसके विषय में कहा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। क्या कहा? पुनः एक बार सुनिएगा।
डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य में आदिकाल में बेजोड़ है। ऐसा इसके संबंध में कहा है किसने? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। अब ध्यान रखिए, इसको याद कैसे करना है। आपको याद करना है इसे बसंत विलास से बसंत ऋतु। एक तो याद बसंत विलास बसंत ऋतु, या इसको याद करें तो बसंत विलास अज्ञात, रचिता अज्ञात। ऐसे याद रखें आप हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला। ऐसे देखो बसंत विलास के रचयिता अज्ञात, ऐसे हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथमाला, और फिर ऐसे हर्षद राय दुर्व। हर्षद राय तो अज्ञात, हाजी और हर्षद राय दुर्व, ऐसे याद करेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा साथियों। ध्यान रखना, बसंत विलास अज्ञात, अज्ञात के बाद हाजी, हाजी के बाद हर्षद राय दुर्व, इस प्रकार से इसको याद करें, ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगी साथियों। ठीक है, क्या है इसमें बसंत का प्रभाव वर्णित है किस पर? 84 स्त्रियों पर, 84 दोहों में, 84 दोहों में स्त्रियों पर बसंत का प्रभाव वर्णित है। अगला आता है अमीर खुसरो की पहेलियाँ। रचयिता इसके अमीर खुसरो की पहेलियों को अमीर खुसरो ही है। वास्तविक नाम इनका अबुल हसन यमुद्दीन खुसरो। अबुल फजन का वास्तविक नाम है अबुल फजन यमुद्दीन खुसरो। जन्म 1255 है। जन्म स्थान ग्राम पटियाला, एटा, यूपी है। साथियों देखो, यह आप जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का जो पेपर आएगा उसमें केवल साथियों साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो वो कृतियाँ पूछ लेगा या कृतियों के विषय में पूछ लेगा। उसमें साथियों ना तो आपको ये आपको ये याद करने की ज़रूरत है, ना ये याद करने की ज़रूरत है, ना ये याद करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी साथियों हम इनको याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। कभी कभी वो फर्स्ट ग्रेड में क्रम वाइज या आरोही अवरोही में वो दे सकता है, इसलिए इनको याद करते हैं। बाकी इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। यदि शॉर्ट में बनाना चाहे कुछ नोट साथियों तो बहुत छोटे से हो जाते हैं लगभग 50 पन्ने के, लगभग चारों काल के। आगे बात करते हैं। गुरु का नाम इनका निज़ामुद्दीन औलिया। गुरु का नाम इनका निज़ामुद्दीन औलिया। खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, इस बात का ध्यान रखा। खड़ी बोली हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो खुसरो ही माने जाते हैं। ये अच्छी बात। हिंदी के जो पहले कवि माने जाते हैं वो तो कौन माने जाते हैं? सरप्पा माने जाते हैं। और हिंदी खड़ी बोली के जो प्रथम कवि माने जाते हैं साथियों वो कौन माने जाते हैं? खुसरो माने जाते। हिंदी की पहली रचना है वो श्रावकाचार मानी जाती है। हिंदी की पहली रचना वो श्रावकाचार मानी जाती है। हिंदी के महाकवि की बात करते हैं साथियों तो हिंदी का महाकवि है चंद्रबरदाई, और महाकाव्य है पहला तो वह है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो। और यदि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि की बात करते हैं तो वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और उनकी रचना की बात करते हैं तो वह है साथियों प्रिय प्रवास, जो 1914 में लिखी गई है। तो ध्यान रखना, खुसरो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर इनकी उपाधि थी और इन्हें जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। अमीर इनकी क्या थी? उपाधि थी। से पढ़ते हैं अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो में अमीर इनकी एक उपाधि है और ये उपाधि इनको जलालुद्दीन खिलजी द्वारा प्रदान की गई थी। आगे अपने जीवन काल में इन्होंने, किन्होंने? अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में इन्होंने दिल्ली पर 3 वंशों व 11 सुल्तानों का शासन देखा, जिनमें से 7 के दरबार में इनका आना जाना था। यानी जिनमें से 7 की सेवा की। किसने? आमिर खुसरो ने। आमिर खुसरो ने उस समय दिल्ली संतलन के जो राजा थे मुगल वंश हुए, उनमें से साथियों ने 3 वंशों का शासन देखा, 3 वंशों के 11 सुल्तानों का शासन देखा, जिनमें इन्होंने 7 की सेवा की या 7 के दरबार में इनका आना जाना था। इस बात का ध्यान रखना। अपने जीवन काल में इन्होंने दिल्ली पर 3 वंशों और 11 सुल्तानों का शासन देखा, जिनमें से 7 के दरबार में अपना या इनका आना जाना था। कव्वाली, सितार और तबला के जनक माने जाते हैं। कौन? कव्वाली, सितार और तबला के जनक माने जाते हैं वो अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। कव्वाली, सितार और तबला के जनक माने जाते हैं वो अमीर खुसरो ही माने जाते हैं। स्वयं को ये तोता है हिंद कहते थे अथवा हिंदुस्तान की तूती कहा करते थे।
आरपीएससी में ये प्रश्न आया है साथियों, ध्यान रखना। आरपीएससी के तोता ए हिंद किसे कहा जाता है या हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है, तो यह है साथियों अमीर खुसरो। ध्यान रखना, तोता ए हिंद या हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है, तो प्रश्न याद रखना साथियों, अमीर खुसरो को कहा जाता है। यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आगे, ये संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे, कोशकार थे, राजनीतिज्ञ थे, सूफी औलिया, बहुभाषाविद थे। कौन? अमीर खुसरो। ये संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, कोशकार भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, सूफी भी थे, सूफी औलिया और बहुभाषाविद सभी थे साथियों। कहने का मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं साथियों, अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी है, तो ध्यान रखें। पहली रचना इनकी आती है पहेलियाँ, जिसमें पहला पूछी गई, पहेलियाँ मुकरिया दो सुकने खालिक बारी नूह सिपर। याद रखना, पहेलियाँ मुकरिया दो सुकने खालिक बारी और नूह सुपर। पहेलियाँ मुकरिया खालिक बारी, पहेलियाँ मुकरिया दो सुकने खालिक बारी नूह सुपर। पहेलियाँ मुकरिया दो सुकने खालिक बारी नूह सुपर, ये रचना है अमीर खुसरो की। पहेलियाँ मुकरिया दो सुकने खालिक बारी नूह सुपर। पहेलियाँ मुकरिया दो सुकने खालिक बारी नूह सुपर। पहेलियाँ मुकरिया दो सुकने खालिक बारी नूह सुपर। इस प्रकार से इसको आप याद रखिएगा। पहेलियों में पहेलियाँ हैं, मुकरियों में क्या, इसमें एक प्रश्न होता है और उत्तर, जिसका प्रश्न का उत्तर क्या होता है, निषेध होता है, अर्थात मुकर जाता है, इसलिए ही इन्हें पहेलियाँ कही जाती है साथियों। दो सुकने में दो या दो से अधिक प्रश्न होते हैं, उसे दो सुकने। दो सुकने की याद रखना, जिसमें दो या दो से अधिक प्रश्न होते हैं वो होता है दो सुकने। जिसमें एक ही प्रश्न होता है और उसमें मुकर जाता है फिर उसका उत्तर देता है, वह कहलाता है मुकर जाता है, तो वो कहलाता है साथियों मुकरिया। खालिक बारी एक शब्दकोश है और नूह सिपर में भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, खालिक बारी एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, पारसी और अरबी भाषा के शब्दों का अर्थ दिया गया है, हिंदी अर्थ दिए गए। और नूह सिपर है साथियों, उसमें भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आगे ध्यान रखें, आगे क्या है, नूह सिप यानी नो आकाश में अमीर खुसरो ने लिखा है कि भारत मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मैं इसे प्यार करता हूँ। यानी कि नूह सिपर, नूह सिप को साथियों, नूह सिपर इसका ये शुद्ध है साथियों, यानी इसमें परिवर्तन कर इसका नाम नूह सुपर हो गया। तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, और इसका अर्थ था नो आकाश में क्या लिखा है कि भारत मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मैं इससे प्यार करता हूँ। भारत मेरी जन्मभूमि है, इसलिए मैं इसे प्यार करता हूँ। नूह सिपर में उन्होंने ऐसा वर्णित किया है। आगे, खालिक बारी शब्दकोश है जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों के हिंदी अर्थ दिए गए। याद रखना, खालिक बारी, खालिक बारी क्या है, खालिक बारी एक शब्दकोश है जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं के शब्दों के हिंदी अर्थ दिए गए हैं। नूह सिपर में भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, नूह सुपर जो इनकी रचना है इसमें भारतीय बोलियां हैं, उन भारतीय बोलियों का विस्तार से वर्णित किया गया है। किसमें? नूह सिपर में। ये पारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसके विषय में? खुसरो के विषय में। ये पारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के मानी कवि थे। ये जो पंक्ति हैं किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसके प्रति? अमीर खुसरो के प्रति। आगे ध्यान है, नवजीवन के समय गुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर नगेंद्र। नवजीवन के समय गुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये डॉक्टर नगेंद्र की है। ध्यान रखें, जन जीवन के समय घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कहा साथियों किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने ये कहा अमीर खुसरो के विषय में। और अमीर खुसरो के जो अंतिम शब्द थे, ध्यान रखना साथियों, कौन से शब्द थे? जब उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई और उनको पता लगा वो देखना है, तो उन्होंने किस प्रकार से अपने दुख प्रकट किया। गोरी सोवे सेज पर मुख पर ढारे केस, चल खुसरो घर आपने ड्रेण बही चहूँ देश। गोरी यानी निजामुद्दीन औलिया, सोवे सेज पर
यानी कि मरने के बाद उसको सैया पर सुला दिया जाता है, मुख पर उनके केस डाल दिए, बड़े बड़े केस थे जो उसने ढाक दिए। खुसरो चल घर आपने ऋण बही चहूँ देश। अब खुसरो तो अपने घर चलने की तुझे आवश्यकता है, क्योंकि जो तुझे प्रकाश दिखाने वाले के थे, मार्ग दिखाने वाले थे, वो तो इस संसार से विदा हो चुके हैं। साथियों ध्यान रखना है किसकी पंक्तियां हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, खुसरो चल घर आपने ऋण बही चहूँ देश। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर यह पद कहकर प्राण त्याग दिए। किसने? देखो साथियों, अमीर खुसरो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर यह पद कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये आज की क्लास साथियों, इनको यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसी लगी? अब उम्मीद करता हूँ बेहतरीन क्लास है साथियों। ये क्लास यदि आप साथियों मिस कर रहे हो तो ये अपने जीवन में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे हिसाब से साथियों, क्योंकि ऐसी क्लास है आपको कोई भी उपलब्ध नहीं कराएगा फ्री में साथियों। वैसे निःशुल्क में भी नहीं कराएगा, लेकिन मैं निःशुल्क में एक क्लास आपको उपलब्ध करा रहा हूँ और आप साथियों इसे देखते नहीं हो। ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती है। जो भी इन क्लासों को नियमित रूप से देखेगा और इनको याद करेगा साथियों, 100% वो कोई सा भी कंपटीशन हिंदी का निश्चित रूप से वो पास करेगा। कल अपन पढ़ेंगे साथियों विद्यापति। क्या पढ़ेंगे? विद्यापति, क्योंकि लौकिक साहित्य में, लोक साहित्य में एक और कवि है विद्यापति, क्योंकि विद्यापति को तो डॉक्टर नगेन ने तो लौकिक साहित्य में स्थान नहीं दिया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको लौकिक साहित्य में देश भाषा काव्य प्रकरण के अंतर्गत दिया है। लेकिन इनकी कुछ रचना है साथियों जो देश भाषा, जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। तो कल अपन पढ़ेंगे विद्यापति, अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे ताकि आपको बिल्कुल बेहतरीन अच्छी तरह से ये याद हो जाए। ठीक प्यारे मित्रों, मिलते हैं कल अगली क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएगा।